नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। वेलकम बैक टू दी क्लास। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी बताओ एक बार तेजी से। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? हाँ जी, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? वेलकम वेलकम वेलकम। तो हमारे पास में आज सोशल साइंस का डेवलपमेंट चैप्टर, इसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने ये चैप्टर जो है 2 क्लासेस अभी करी है, आज तीसरी क्लास है। और चैप्टर का ब्रॉडली इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं, कैसे एक व्यक्ति के डेवलपमेंटल गोल दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनफैक्ट हमने ये भी पढ़ लिया था कि व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन इज डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। उसका एग्जांपल अपन ने डैम वाला देखा था। मैं पूरा रिकैप करवा रहा हूं क्योंकि संडे आ गया ना बीच में, तो तुम भूल गए होंगे। फाइन, ये सब पढ़ लिया था। और ये तो स्टार्टिंग की क्लास है, मैंने तुम्हें सारी चीजें बताई थी। एनसीईआरटी लेकर बैठे हो, अपनी एक कॉपी भी लेकर बैठे हो, एक फोल्डर लेकर बैठना जिसमें सारे पेजेस वगैरह डालेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब मैं आपको WPP दूंगा इस चैप्टर की। ठीक है, और मैप लगाया कि, अरे हाँ, मैंने तुम लोगों को एक होमवर्क दिया था कि मैप लगा लेना अपने घर में, जहां जहां बैठते हो, पढ़ते हो, दिन भर बिस्तर पे पड़े तो ऊपर छत पे चिपका दो। लेकिन मैप लगाना था, पॉलिटिकल और फिजिकल। मैप लगा दिया तुम लोगों ने? नहीं लगाया? बताओ, जल्दी बताओ। लगा दिया? तो ये सारी चीजें हो गई थी। इन सारी चीजों के बाद में जैसे अगर हम देखेंगे कि हमने क्या किया था, अब तो तुम सब अरब मैच में आई गए हो। चल भाई आगे, नहीं इधर जाएगा क्या? हाँ, तो ये सारा सब कुछ हो गया था। इसके बाद में अपन ने व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल वाली चीज पढ़ चुके थे। साथ ही साथ में पढ़ लिया था कि कैसे इनकम के अलावा भी दूसरे गोल्स होते हैं इंडिविजुअल्स के। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये अपन ने पढ़ा था कि जब आप एक जॉब देखने जाओगे तो देखोगे कि वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट है नहीं है, सेफ्टी है नहीं है, सिक्योरिटी है नहीं, पीने का पानी मिलता है कि नहीं सेफ। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारे एस्पेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो इनकम के अलावा भी दूसरे डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। और जिसको अपन ने कंक्लूड किया था किस लाइन से, जिसको अपन ने कंक्लूड किया था कि पीपल लुक फॉर मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट का मतलब यह है कि लोग अपने लिए मिक्स ऑफ गोल्स को कंसीडर करते हैं। अब ये पढ़ने के बाद अपन ने अगली चीज ये भी पढ़ ली थी कि जब नेशनल डेवलपमेंट की बात आती है तो जैसे इंडिविजुअल्स के डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो सकते हैं और इंडिविजुअल्स से ही मिलकर कंट्री बनता है, तो कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट भी अलग अलग हो सकता है। ये भी पढ़ लिया था। ठीक है, यहां तक सारी चीजें पढ़ ली थी। इसके बाद में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों को हमें डिप्राइव करना पड़ता है रिसोर्सेज से, कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन चूज करना पड़ता है क्योंकि इट इज ऑफरिंग ग्रेटर बेनिफिट फॉर द ग्रेटर पीपल। जैसे वो हमने पटरी वाला एक एग्जांपल देखा था, ध्यान आ रहा है सारा सब कुछ? तो मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल का कॉन्सेप्ट लेके चलते व्हेन इट कम्स टू नेशनल डेवलपमेंट। यहां तक हम पढ़ चुके थे। यहां तक पढ़ने के बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद में एक टॉपिक का सर हमने खोल दिया था। और वो टॉपिक क्या था हमारा? वो टॉपिक था हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। और जिसमें मैंने आपको एक क्लासिकल एग्जांपल दिया था, क्या कि हर कंट्री, हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंटल गोल अलग होता है, इंडिविजुअल से मिलकर बनती है कंट्रीज, और हर कंट्री का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो सकता है। भूटान जैसा देश जो क्या बोलता है कि हमारे यहाँ खुश रहना ही डेवलपमेंट है, उन्होंने अपना हैप्पीनेस इंडेक्स निकाल दिया। पाकिस्तान जैसा देश क्या बोलेगा कि हमारे लिए तो तारों के नीचे से कश्मीर तक घुस जाना ही डेवलपमेंट होगा। तो सबकी डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। तो आखिरकार आप कंपेयर कैसे करोगे? यहां तक मैं आपको लीड देके गया था। आखिरकार आप कंपेयर कैसे करोगे कंट्रीज को? दिस वाज दी, कह सकते हैं क्या, दिस वाज दी हेड जहां पे मैं आपको छोड़ के गया था। यहां पे मैं आपको छोड़ के गया था कि यहां से हमें पढ़ना है। पेन वेन तो दे दो भाई, सुनिए यार तुम क्या यार। चलो, यहां तक मैं आपको छोड़ के गया था, क्लियर है? ये अपन ने पढ़ लिया था कि यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कैन सम कंट्रीज बी जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। ठीक है, अब जब डेवलपमेंट इतना ही सब्जेक्टिव चीज है तो आप किसी देश को डेवलप्ड, किसी देश को अंडर डेवलप्ड कैसे बोल दोगे? क्योंकि सबके डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग है। किसी के लिए चांद तक पहुंचना डेवलपमेंट, किसी के लिए तारों के नीचे से कश्मीर तक घुसना ही डेवलपमेंट है। तो कुछ तो कॉमन क्राइटेरिया निकालना होगा ना। तो कुछ तो कॉमन क्राइटेरिया निकालने के लिए, जैसे अब मैं जैसे एक चीज बताऊं, अभी रिजल्ट आए 10th के, हाँ, तो एक बच्चे का ये कहना है कि सर मैं तो फेल ही हो रहा था। ठीक है, मैं तो फेल ही हो रहा था,
मैं अगर 50% भी बना पा रहा हूँ तो मेरे लिए अपने मन में मैं टॉपर हूँ, वो बच्चा मेरे लिए भी टॉपर है, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक बच्चा है जो 100% ला रहा है पूरे, तो वो भी टॉपर है, मेरे लिए भी वो टॉपर है कि दिख रहा है 100%। तो मेरे लिए तो हर मेरा प्यारा बच्चा, ला गुलगुलू कर दूं तुझे, मेरे लिए मेरा हर बच्चा टॉपर है। लेकिन समाज के मायने में आप टॉपर किसको बोलोगे? तो इसलिए नंबर्स का एक क्राइटेरिया रखा है कि नंबर से जज कर लेंगे कि भैया नंबर आए किसी के 100 तो ये फर्स्ट, जिस 99 वाला सेकंड, इस टाइप से चलेगा सिस्टम, है ना। तो वैसे ही कंट्रीज को कंपेयर करके आप जब किसी को डेवलप्ड किसी को अंडर डेवलप्ड बोलते हो तो उसके लिए कुछ तो क्राइटेरिया फिक्स करना होगा ना। तो कुछ तो क्राइटेरिया हमने रखा कि कंट्रीज को उनकी इनकम से जज किया जाए, ठीक है। अब ये उसी कंटेक्स्ट को समझाने के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वैसे ही समझाने के लिए एक पैराग्राफ है, वो पढ़ते हैं। तो ध्यान रहेगा, इसको अगर हम मार्क करते चलें तो ये दोनों पैराग्राफ जो है ना, ये दोनों पैराग्राफ एक तरह से कंटेक्स्ट सेटिंग के लिए। रुक जाओ जरा, ये बोर्ड अलग है तो उसके पेन सेट कर लूँ मैं। लास्ट टिप पे यहाँ से नहीं चलोगे क्या दोस्त? यहाँ से चलेंगे। डबल कलर का पेन है, डबल कलर के पेन में स्मॉल टिप पे क्या सेलेक्ट करें? ब्रश, कलर क्या रख दें? रेड, और लास्ट टिप पे येलो रख देते हैं और इसको भी ब्रश कर देते हैं। डन। हाँ, तो ये जो दो पैराग्राफ है ये कंटेक्स्ट सेटिंग के लिए है कि कैसे आप अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करोगे डिस्पाइट द फैक्ट कि हर कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो सकता है। तो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। अब जब कंट्रीज को कंपेयर करोगे तो हर कंट्री में इनकम होती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देख सकते हो कि हर कंट्री की पॉपुलेशन भी तो अलग अलग हो सकती है। तो हर कंट्री में हर किसी भी चीज को अगर आप दो बच्चों को भी कंपेयर करोगे तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होगी, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी होंगी, ठीक है। विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम? जैसे हमें अच्छा बच्चा निकालना है क्लास में। अब अच्छा बच्चा निकालना है तो हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। अच्छा बच्चा तो ये कि ये अच्छी पिटाई करता है लोगों की, तो वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। और ये पढ़ाई में अच्छा है, ये भी एक अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है। तो सिमिलरली बहुत सारे बच्चे अच्छी पिटाई करते होंगे दूसरों की, सिमिलरली बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो अच्छी पढ़ाई भी करते होंगे। तो ये अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप अच्छे बच्चे के डेफिनेशन के लिए क्या क्राइटेरिया निकालोगे। अब मान लो आपको क्या करना है ना, आपको गैंग वॉर के लिए क्लास में से लड़के लेके जाना है, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि आज अच्छा पढ़ता है, ये अच्छी पिटाई करेगा, इसको लेके चलते हैं। गैंग वॉर के लिए जब लड़के लेके जाओगे तो आप ये देखोगे कि हष्ट पुष्ट कौन है, कौन मारपीट कर सकता है, ठीक है। तो व्हेन यू विल चेंज द क्राइटेरिया फॉर कंपैरिजन यू विल हैव द डिफरेंट सेट ऑफ रिजल्ट्स। समझे? तुम किस कैटेगरी में आते हो? अगर तुम्हें लड़ाने लेके चले तो तुम मार के आओगे, मार खा के आओगे? तुम्हारे स्कूल में होती गैंग वॉर? भाई साहब ये एक बहुत, हर स्कूल में अपने आप में एक कहानी है इस चीज की कि लड़कों के ईगो पे आ जाती है, ठीक है। और फिर वो क्या अपनी क्लास के लड़के इकट्ठे करते हैं और अपनी क्लास के लड़के इकट्ठे करके ले जाते हैं और दूसरी स्कूल के, दूसरी क्लास के, दूसरे सेक्शन के लड़के लड़कियों से लड़ाइयाँ होती है। जो लड़कियों में नॉर्मली नहीं चलता है, मारपीट नहीं होती है, लेकिन लड़कों में होती है। छुट्टी के बाद मिलते हो, हाँ मार के आएंगे। सब तर्रम खा बन रहे हैं अभी, जब लड़ाई होती ना फिर पिटते हैं और भागते, मुंह छुपाते, और फिर दोस्तों को कहानी कैसी सुनाते, अरे उसने तो मुझे बस टच ही कर पाया, मैंने तो उसका सिर ही फोड़ दिया और खूब खुद जो है खूब पिट के आया हूं भले ही। क्यों भाई? चलो कमिंग बैक टू दिस, तो हम किस मायने पे कंपेयर कर रहे हैं उस मायने में हमें क्राइटेरिया सेट करना होते हैं, ठीक है। तो लेट अस लुक एट द स्टूडेंट्स इन क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। ऑब्वियस है ना। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस वन। कबड्डी की टीम बनाना है तो कबड्डी की टीम के लिए आप क्लास के टॉपर को लेके नहीं जाओगे, पढ़ने में बहुत अच्छा है तो ये गणित लगा लेगा कि कैसे रेट डालना है। आप ये देखोगे हष्ट पुष्ट कौन है, फिर उस हिसाब से कबड्डी की टीम के हिसाब से बच्चे उठाओगे। क्विज कंपटीशन के लिए ले जाना है तो कबड्डी वाले पहलवान को ले जाके, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ आंसर नहीं दे पाएंगे तो ये गला दबा देगा क्वेश्चनर का, है ना। तो आपको यहाँ पे वही समझना है कि जो हेल्दीएस्ट बच्चा है मे नॉट बी दी मोस्ट स्टडीएस वन, ठीक है। मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी दी फ्रेंडलीएस्ट वन। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? तो आप स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसे करोगे? ऐसा है ना, एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, ये एक बड़ी प्यारी सी लाइन चलती है, एवरी स्टूडेंट इज यूनिक। नहीं भाई, सबको एक कह सकते ना एक रेस है और उस एक रेस में उस पैटर्न के हिसाब से दौड़ना पड़ता है। सब क्यों हो तुम आरंभ बैच में, क्यों पढ़ रहे हो 10th का सिलेबस? क्योंकि सबको एंड गोल क्या करना है, बोर्ड एग्जाम देना है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबको उस रिजल्ट पे जज किया जाएगा। देखो मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, टीचर सब बात की चीज़ है, मेरे लिए तो तुम्हारी मेहनत मायने रखेगी, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि वो समाज तुम्हें उस नंबर से देखेगा। मैं एक बहुत मन की बात बता रहा हूँ, किसी से शेयर मत करना।
हम जब टॉपर्स के यहाँ गए ना, तो एक टॉपर के यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे थे, तो टॉपर के 100% थे पूरे, और वहाँ पे एक 99% वाला बच्चा भी बैठा था। तो अब क्या हुआ ना, दिक्कत क्या हुई है, अब वो 99% 98% था शायद, हाँ 98% वाला बच्चा अपने आप को ये महसूस करा कि उसके कम नंबर बने। नहीं भाई, गलत बात है। क्यों? क्योंकि 98 में भी 2-3 बच्चे पास होते हैं। लेकिन अब वो यही है ना कि ये बड़ा है या छोटा है, तो आप बोलोगे सर छोटा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ एक और पॉइंट ड्रॉ कर दिया तो अब आप क्या बोलोगे कि ये बड़ा है सर। तो कौन आगे कौन पीछे, किसके ज्यादा नंबर किसके कम नंबर, ये सब सब्जेक्टिव है, ठीक है, ये सब सब्जेक्टिव है। मैं तुम्हें पता नहीं किधर से किधर ले गया, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो आप हर स्टूडेंट को यूनिक एस्पेक्ट पे देख रहे हो, लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन तो आपको कुछ तो क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ तो क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा आपको। तो अब जैसे अगर यहां देखें, सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, ठीक है, द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आप जो क्राइटेरिया यूज करोगे वो क्राइटेरिया आप निकालोगे फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। ये क्लास का एग्जांपल्स आपको कंट्री का मतलब समझाना चाह रहे हैं। हर कंट्री अपने अपने स्तर पर अपने अपने हिसाब से विकास की डेफिनेशन दे देगी। किसी के लिए खुश रहना ही एक डेवलपमेंट है। भूटान वही बोलती है हमारे यहाँ लोग खुश है तो हम डेवलप्ड है, लेकिन ठीक है वो है ना कि खुशी से घर नहीं चलते मित्र। तो अब क्या है कि आप क्राइटेरिया क्या निकालोगे जिस पे आप कंपेयर करोगे, तो वो आपको पर्पस ऑफ कंपैरिजन समझना होगा। हमें ये देखना है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी नहीं डेवलप्ड है। और डेवलपमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट इन द कंट्री, द अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड इन द कंट्री, है ना। तो इसीलिए क्या है, तो अब जैसे क्लास में बच्चों को अगर कंपेयर करना है तो वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। Still, if for some purpose we have to choose the criteria for all round progress of children in the class, how shall we do it? तो हमें जैसे मान लो क्या ना, हेड बॉय, एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्विज की टीम बनाना है आप अलग क्राइटेरिया इस्तेमाल करोगे, आपको कबड्डी की टीम बनाना है आप अलग क्राइटेरिया इस्तेमाल करोगे, लेकिन आपको स्कूल का हेड बॉय तय करना है तो आप सिर्फ पढ़ाई का एस्पेक्ट नहीं देखोगे, आप सिर्फ स्पोर्ट्स का एस्पेक्ट नहीं देखोगे, आप अब एक कुछ तो कॉमन क्राइटेरिया निकालोगे और फिर वहाँ पे कोई स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप का कॉम्पिटिशन करवा के हेड बॉय तय कर लिया, या फिर कोई इलेक्शन करवा लिया, या फिर कुछ तो पैरामीटर निकालते रहे कॉमन जो ऑलराउंड प्रोग्रेस को देख ले। तो वैसे ही कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए पहले डायलेमा समझाया, कंटेक्स्ट सेटिंग करिए, बताया कि देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, कि देयर इज अ प्रॉब्लम, वन कॉमन क्राइटेरिया से आप सबको कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि देयर इज अ प्रॉब्लम, वन कॉमन क्राइटेरिया कैन नॉट वर्क फॉर ऑल। एक कॉमन क्राइटेरिया सबके लिए काम नहीं कर सकता है, और इसीलिए लेकिन बट वी नीड अ कॉमन एट्रीब्यूट, या फिर कह सकते हो ना कि जैसे स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरिया फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस, ठीक है, बट वी नीड अ कॉमन क्राइटेरिया, ठीक है, एक हमें कॉमन क्राइटेरिया तो चाहिए ही रहेगा, ठीक है, फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस, ठीक है, फॉर ऑल राउंड कंपैरिजन। ऑल राउंड कंपैरिजन के लिए हमें एक कॉमन क्राइटेरिया तो चाहिए ही रहेगा। तो वो ऑल राउंड कंपैरिजन के लिए एक कॉमन क्राइटेरिया क्या चाहिए रहेगा, देखो मैं बाजू में क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि जब तुम सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन करो या फिर क्लास के बाद में एक बार नोट्स दौड़ाओ तो तुम्हें ये समझ में जाए कि एक एक लाइन नहीं पढ़ना एनसीईआरटी की, जिस्ट ये है, ठीक है। तो फॉर ऑल राउंड कंपैरिजन के लिए हमें एक कॉमन क्राइटेरिया तो चाहिए रहेगा। तो यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको पर्सन को कंट्री से रिप्लेस कर दो तो आपको समझ में आएगा कि आपको कंट्री को कंपेयर करना है, अगर स्टेट्स को कंपेयर करना है तो सब अलग अलग होंगे, ठीक है, सब अलग अलग होंगे, लेकिन हमें एक क्राइटेरिया, एक कुछ कॉमन क्राइटेरिया तो चाहिए ही रहेगा, ठीक है। तो वो एक कुछ कॉमन क्राइटेरिया तो अगर जब चाहिए ही रहेगा तो ऑफ कोर्स there can be differences about what is important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness and the spirit of cooperation, creativity और marks secured। तो उस पर डिबेट हो सकती है कि फ्रेंडलीनेस कितना इंपॉर्टेंट होगा या फिर मार्क्स सिक्योर्ड कितने इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन आप एक कुछ कॉमन क्राइटेरिया तो बनाओगे बनाएंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप चैप्टर के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो
यहां पे कंट्रीज के कंटेक्स्ट में यहां पे दे दिया गया, कंट्रीज के कंटेक्स्ट में यहां से शुरू हो गया। अब कि जैसे हमने देखा कि जब एक क्लास में आपने कोई टीम बनाना है तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होगा, आप एक कॉमन क्राइटेरिया नहीं निकाल सकते हो, बट फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस, ऑल राउंड कंपैरिजन एक कॉमन क्राइटेरिया तो निकालना ही होगा। तो दिस इज ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। कंट्रीज को अलग अलग मायने पे आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए उनकी इनकम जो है वो एक कॉमन एट्रीब्यूट रह सकता है। जैसे बच्चों को भी आप अलग अलग तरीके से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन जब आपको एक बच्चा बेस्ट बच्चा निकालना है तो उस एक बच्चे बेस्ट बच्चों को आप बोल सकते हो हेड बॉय के इलेक्शंस में आप देख लोगे कि हेड बॉय सब मायने में या फिर हेड गर्ल जो है सब मायने में जो है परिपक्व है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? कंटेक्स्ट सेटिंग जो हुई वो समझ में आया कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर कंट्रीज और स्टेट्स ऑन वन एट्रीब्यूट या फिर वन क्राइटेरिया पे कंपेयर करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि व्हेन यू आर चेंजिंग द पर्पस ऑफ कंपैरिजन द क्राइटेरिया विल चेंज, द रिजल्ट विल चेंज। बट टू अ लार्ज एक्सटेंट आपको कुछ तो एक कॉमन क्राइटेरिया, कॉमन पूंछ तो पकड़ना पड़ेगी ना। तो वो कॉमन पूंछ क्या है? वो कॉमन पूंछ है आपकी इनकम। ठीक है, अब समझ में आया नहीं आया? यस और नो इन दी चैट, तेजी से बताओ। क्लियर हुआ? हाँ जी, यस और नो? यस, एक बार और रिपीट कर दूं, शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं। देखो सिंपल है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। सब कंट्री और सब स्टेट अलग अलग है और सबका जब डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग है, तो आप किसी को डेवलपिंग कैसे बोल दोगे? क्यों? क्योंकि कोई भी एक कॉमन क्राइटेरिया सबके लिए सूट नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके लिए डेफिनेशन की क्या बोलते हैं मीनिंग जो है वो अलग अलग है। लेकिन टू अ लार्ज एक्सटेंट आप अगर एक कॉमन क्राइटेरिया निकालोगे तो एक कॉमन क्राइटेरिया क्या निकल के आ जाएगा आपका? एक टू अ लार्ज एक्सटेंट अगर कॉमन क्राइटेरिया निकालोगे तो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम वो एक कॉमन क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो यस है सारे, आगे बढ़ जाए। कोई डाउट, कोई परेशानी? ना जी, एक बार फिर से बता दिया। चलो अब मैं तुम लोगों की चैट बंद करो, नहीं तो तुम आपस में बात करते रहते हो। ठीक है, ठीक है, पानी पी लेते हैं। डाउट वाली चीज जब हमारी डाउट क्लास होगी ना, आई गेस मेरी थर्सडे को डाउट क्लास है, तो थर्सडे वाली डाउट क्लास में बताऊंगा डाउट वाला फीचर कैसे काम करता है। ठीक है, आंसर लिख रहे हो ना तुम और जो क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना? तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो, फॉर दिस इज ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। ठीक है, कंट्रीज विथ हायर इनकम, तो वो कंट्रीज जिनकी इनकम ज्यादा है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद द लेस इनकम। सिंपल है कि जिन कंट्रीज में पैसा ज्यादा होगा उन्हें डेवलप्ड बोलेंगे। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। सिंपल कंसेप्ट है। जब इंडिविजुअल में भी हम क्या बोलते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा शायद उसके पास ज्यादा विकास होगा, वो ज्यादा आगे बढ़ गया होगा जीवन में। याद रखना, लेकिन ये अधूरा सत्य है, वो चैप्टर में आपको आगे जाके क्लियर होगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम क्या बोल रहे हैं? फॉर द टाइम बिंग हम ये बोल रहे हैं कि जिन कंट्रीज के पास ज्यादा पैसा वो कंट्रीज ज्यादा डेवलप्ड होगी, क्योंकि विद द मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। जरूरतें जो है ना, पैसा सब कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन पैसा आपके लिए बहुत कुछ मैनेज कर देता है। जैसे अमेरिका के पास में अगर देखें तो अमेरिका के जीडीपी में बहुत पैसा है, तो उस बहुत पैसे से ऐसा नहीं कि अमेरिका में दुख नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने क्या करा है कि संघर्ष जो व्यक्तिगत लेवल पे रहेंगे कि साफ हवा, पानी, रोड, बिजली, इन दुखों को वो कम कर सकते हैं। मटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं वो आप अचीव कर सकते हो विद द मोर इनकम। तो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कंसीडर्ड कि विद द मोर इनकम पीपल विल बी हैव मोर ऑफ मटेरियलिस्टिक चीजें, जिससे क्या होगा कि डेवलपमेंट को आप आंक सकते हो, नाप सकते हो। समझ गए? फाइन। तो वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, दे विल
be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one of the important goal. अब जब हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडिविजुअल से ही कंट्रीज बनती हैं, तो ग्रेटर इनकम इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दिस कि ग्रेटर इनकम भी एक इंपॉर्टेंट गोल होता है लोगों का, है ना। ग्रेटर इनकम भी एक इंपॉर्टेंट गोल होता है लोगों का। वहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, समझ लिया। अब सवाल ये आता है क्या, अब सवाल ये आता है कि कभी हमने लेकिन कंट्री को तो काम पे जाते देखा ही नहीं सर। पाकिस्तान जा रहा है टिफिन लेके, इंडिया जा रहा है टिफिन लेके, कंट्री काम पे थोड़ी ना जाता है। तो कंट्री की इनकम कैसे आएगी दोस्तों, आप खुद बताओ जरा मुझे कि आप कंट्री की इनकम कैसे बना लोगे। ये तो हमें समझ में आ गया कि जिस कंट्री की इनकम ज्यादा है उस कंट्री को अपन डेवलप्ड मान लेंगे, लेकिन हाउ विल यू कैलकुलेट द इनकम ऑफ अ कंट्री। कंट्री जाता है क्या काम पे, नहीं ना। तो अब यहां पे वही वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे जो शुरू में लगाया था कि कंट्री कैसे बनाए, इंडिविजुअल से। आप, मैं और हम सब ने मिलकर देश बनाया ना, तो आप, मैं और हम सब की इनकम ही देश की इनकम होगी। समझ गए, बड़ा सिंपल। तो आप, मैं और हम सब की ही इनकम मिलके क्या होगी, देश की इनकम होगी। तो वो देश की इनकम वाला कंसेप्ट यहां आपको लगाना है। तो हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर सिंस countries have different population. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than other in the different country? Hence we use average income. अब यहाँ पे कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट समझो जरा इधर। मैंने आपको ये तो बता दिया कि कंट्री की इनकम कैसे निकालोगे, लेकिन कंट्री की इनकम तो आप निकाल ही नहीं सकते हो। तो समझना, हाँ, ये आप एनसीईआरटी में बाजू में लिख सकते हो कि कंट्रीज इनकम, कंट्री की इनकम कैसे निकलेगी। तो कंट्री की इनकम क्या है, कंट्री की इनकम जैसे अगर आप देखोगे कैसे निकालोगे, तो कंट्री की इनकम निकलेगी इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स, या फिर इनकम ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, अभी नहीं लिख रहा हूं, इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स, ठीक है, इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स। तो जो रेसिडेंट्स की इनकम है वही इनकम क्या रहेगी, कंट्री की इनकम रहेगी। जो रेसिडेंट्स की इनकम है वही इनकम कंट्री की इनकम रहेगी। लेकिन अब यहां पे एक चैलेंज है, क्या यहां पे एक चैलेंज क्या है, एक प्रॉब्लम क्या है कि बट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, of a country's residents vary from one country to another. सिंपल है। हमने ये कह दिया कि कंट्री की इनकम क्या है, कंट्री की इनकम ये है कि उसके टोटल रेसिडेंट्स की इनकम जो होगी, लेकिन वो जो टोटल इनकम है ना, टोटल पॉपुलेशन हर कंट्री की अलग अलग होती है। इसको एक एग्जांपल लें, अगर अपन इसको एक एग्जांपल लें अपन, ठीक है, किधर गया मेरा पेन, हाँ, इसको अगर एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल कुछ ऐसा बैठेगा, देखो कि मान लो इंडिया है, तो इंडिया में अगर क्या है, मान लो इंडिया में अगर, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं कि इंडिया में अगर 1 लाख लोग रह रहे हैं, ठीक है, और ये तो आपने इंडिया का एग्जांपल लिया, और ये दूसरा एग्जांपल आपने ले लिया क्या, स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में मान लो कि 1000 ही लोग रह रहे हैं। तो जीडीपी के टर्म्स में, टोटल इनकम के टर्म्स में, टोटल इनकम ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज द टोटल इनकम ऑफ इंडिया। तो 1 लाख लोग अगर मिलके मान लो क्या 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि इंडिया की इनकम तो ज्यादा है, इंडिया की इनकम ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो स्विट्जरलैंड में 1000 लोग ही है, और ये 1000 लोग की कंट्री के बावजूद भी स्विट्जरलैंड की अगर टोटल इनकम जो है, कंट्री की इनकम, टोटल इनकम ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, कंट्री की इनकम मिल जाएगी आपको 5 लाख रुपए है अगर, तो ऊपर के चश्मे से तो आपको इंडिया ज्यादा डेवलप्ड दिखना चाहिए, है ना। लेकिन वास्तविकता क्या है कि यहाँ 1 लाख लोग मिलकर 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, 1 लाख लोग 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, मतलब एक आदमी कितना कमा रहा है, बताओ जल्दी। यहाँ पे मेरी मैथ मजबूत होती तो मैं नहीं बता देता फटाक से। तो यहाँ जैसे अगर अपन देखेंगे, हे भगवान मैथ आ गई सामने फिर से, तो 1 लाख लोग अगर 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो मतलब 100 रुपए, है ना, सही है, तुम्हारे भी कमजोर है, ठीक है, सबकी कमजोर है क्या, 100 रुपए या नहीं 10 रुपए, 10 रुपए कमा रहे हैं भाई साहब, यहाँ हर आदमी 10 रुपए ही कमा रहा है। और यहाँ अगर 1000 लोग 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कितना कमा रहा है कि
3 2 5 100 रुपये 500 रुपये कमा रहा है ना, 500 इंटू 1000 इज 5 लाख, 500 रुपीज़ कमा रहा है। तो अब देखो, ठीक है, समझ में आया? तो एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, यहां पे कोई बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट सीधा है कि आप कंट्री की इनकम से क्या करोगे, कंट्री की इनकम से कंट्रीज को कंपेयर कर लोगे, बट द फैक्टर इज कि टोटल इनकम विल हाइड द एस्पेक्ट की टोटल पॉपुलेशन भी तो वेरी करेगी ना। तो यहां पे ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 10 रुपया ही कमा रहा है, यहां पे ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 500 रुपया कमा रहा है। तो यहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कंट्री की टोटल इनकम भले ही ज्यादा हो, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंडिविजुअल लेवल की जो कैपेसिटी है वो यहां पे कमजोर रहेगी। यहां पे भले ही नंबर 1 पे ना हो कंट्री की इनकम, लेकिन एवरेज लेवल पे व्यक्ति की इनकम बहुत अच्छी रहेगी, पैसा कमाएंगे वो। समझ गए? समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ? क्लियर है? क्लियर है? समझ गए? नोट्स जब एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको शॉर्ट क्रिस्प नोट्स दे दूंगा, लेकिन अभी क्योंकि हम आरंभ बैच का हिस्से है बाबू, तो हमें एक एक चीज डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, हमें एक एक चीज अभी डिटेल में पढ़ना है। तो इसीलिए आप देखो क्या है, जब क्योंकि आप देख रहे हैं तो हर कंट्री में अगर आप कंट्री की टोटल इनकम देखोगे तो टोटल इनकम इज नॉट द गुड क्राइटेरिया, क्योंकि टोटल इनकम इज डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ऑफ वन कंट्री वेरीज फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की पॉपुलेशन वेरी करती है। तो अब इसीलिए यहां पे आपको ये समझना होगा कि आप क्या क्राइटेरिया निकालोगे। इसीलिए आप जैसे यहां देखेंगे तो यहां क्या क्राइटेरिया निकालोगे, इसलिए आप एवरेज इनकम का क्राइटेरिया निकालोगे। एवरेज इनकम क्या है, तो आप कभी भी कंट्रीज को टोटल इनकम से कंपेयर नहीं करोगे, आप एवरेज इनकम से कंट्रीज को कंपेयर करोगे। और वो जो एवरेज इनकम का कंसेप्ट है वो क्या कहता है, एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। ठीक, तो आप देखो सिंपल बताऊं मैं आपको, आप कंट्रीज को इस लेवल पे कंपेयर मत करो। ठीक है, इस लेवल पे कंपेयर मत करो। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम के अंदर जो पॉपुलेशन वाला फैक्टर है वो छुपा हुआ है। तो इसीलिए आप क्या करो, कंट्रीज को आप उनकी एवरेज इनकम से कंपेयर करो। ठीक है, ये एवरेज इनकम है, कंट्रीज को आप एवरेज इनकम से कंपेयर करो। और एवरेज इनकम कैसे निकलती है, तो एवरेज इनकम निकलती है आपकी टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जब आप टोटल इनकम को डिवाइड कर दोगे, टोटल इनकम को डिवाइड कर दोगे टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है, तो आपको ये पता लगेगा कि ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति कितना कमा रहा है। अब हम देखें कि इंडिया डेवलप्ड है या स्विट्जरलैंड डेवलप्ड है, तो आपको दिखेगा कि यार स्विट्जरलैंड डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पे एवरेज लेवल पे हर व्यक्ति अच्छा कमा रहा है। इंडिया में टोटल इनकम भले ही बहुत बड़ी दिख रही हो, लेकिन जब उसको उस पॉपुलेशन से, मतलब सिंपल चीज़ है कि एक केक दिया है आपको, एक केक बड़ा वाला है लेकिन उसको खाने के लिए 100 लोग हैं, और एक केक दिया है आपको छोटा वाला केक है लेकिन उसको खाने के लिए 2 ही लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि छोटे वाले केक में ज़्यादा हिस्सा मिलेगा क्योंकि वहाँ 2 ही लोग हैं, है ना, वहाँ 2 ही लोग हैं। तो वैसे ही आप देखोगे कि एक कंट्री जिसकी टोटल इनकम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप सिर्फ टोटल इनकम से कंपेयर करोगे तो आप पॉपुलेशन वाला फैक्टर छुप जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करते हो, एवरेज इनकम से कंपेयर करते हो, वेयर टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, जिससे आपको पर कैपिटा इनकम मिलती है। इसी को पर कैपिटा इनकम कहा जाता है कि हर व्यक्ति आमतौर पर कितना कमा रहा है, ऑन एन एवरेज हर इंडिविजुअल कितना कमा रहा है। ठीक है, तो इससे आप क्या कहोगे, एवरेज इनकम कहोगे, और एवरेज इनकम से कंट्रीज कंपेयर होती है। समझ में आया यहां तक? बताओ जल्दी। ठीक है, तो हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, और इस एवरेज इनकम को हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम मिलती है, जिससे हमें एक्चुअल रियलिटी पता चलती है कि एक्चुअली कौन व्यक्ति कितना कमा रहा है। समझ गए? यस और नो? जिनकी गणित कमजोर है उन्हें भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो क्या है, इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करता कौन है। जैसे मैंने आपको बताया ना, इनकम ही ओनली क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जिससे आप हर कंट्री को कंपेयर कर सकते हो। तो इनकम एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिससे आप हर कंट्री को कंपेयर कर सकते हो। और इनकम लेकिन सिर्फ एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। तो जैसे अगर हम देखें तो इनकम के आधार पर क्या होता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है।
वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट बनाई जाती है। ये फैक्चुअल डिटेल्स हैं, ऑब्जेक्टिव में एक एक नंबर में पूछी जाती है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन लाता है, वर्ल्ड बैंक लाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। और इस रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है, इनकम वाला क्राइटेरिया यूज किया जाता है। तो दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज, जिन कंट्रीज में एवरेज इनकम कितना है, $66,500 पर एनम एंड अबव है। ठीक है, $66,500 साल का एक व्यक्ति जिस कंट्री में कमा रहा है या उससे ऊपर कमा रहा है, उस कंट्री को 2024 के डेटा के हिसाब से हम हाई इनकम कंट्री या फिर रिच कंट्री कहेंगे। फैक्चुअल डेटा है, ठीक है, ये पूरे फैक्ट्स है, यहाँ पे ये फैक्ट्स वाला पैराग्राफ है, तो फैक्ट के लिए याद रखना है इसको। ठीक है, उस कंट्री को रिच कंट्री कहा जाएगा। और जिन कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम $2,300 या उससे कम है, उन कंट्रीज को लो इनकम कंट्रीज कहा जाएगा। पुअर नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन वो कहना वही चाहते थे, लो इनकम कंट्रीज कहलाएगी। कंट्रीज नहीं कमा रही है, इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही है ना, एवरेज इनकम की बात कर रही है कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, और वो करने से अगर आपको $2300 से कम मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगी, वो कंट्रीज लेस या फिर लो इनकम कंट्रीज कहलाएगी। ठीक है, और जिन कंट्रीज में $66,500 से ज्यादा पर कैपिटा इनकम आ रही है, एवरेज इनकम आ रही है, उन कंट्रीज को आप क्या कहोगे, रिच कंट्रीज कह लोगे, या फिर क्या कह लोगे, हाई इनकम कंट्रीज कह लोगे। ठीक है, इंडिया कम्स इन दिस कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज its per capita income in 2024 was just about $11,000 पर एनम। 66,000 से कम है और 2,300 से ऊपर है, तो हम क्या कहीं ना कहीं बीच में आते हैं, इसीलिए हमें क्या कहा गया, लो मिडिल इनकम कंट्री कहा गया 2024 के डेटा के हिसाब से। हम 2026 में जी रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 24 का डेटा है। ठीक है, ये हो गया पूरा फैक्ट्स है। फिर क्या है, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग द कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। अब यहाँ एक लाइन है जो आपको समझना है, जिसमें आगे आने वाले टॉपिक का थोड़ा सा अपन ने पेंच खोल दिया है कि रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग द कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में खूब पैसा है। ठीक है, कितना पैसा कि वहाँ पे एवरेज इनकम 66,500 से ऊपर है $, से। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज और कुछ छोटी कंट्रीज को हम डेवलप्ड नहीं बोलते, लेकिन इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज उन सबको डेवलप्ड बोलते थे। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में पैसा जरूर होगा, लेकिन वहाँ विमेन के पास लिबर्टी नहीं है। समझ में आया? तो इनकम के अलावा भी दूसरी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये फैक्ट्स लेकिन ध्यान रखना है। अब एक बार अगर इसको समराइज करें, हम, तो आ जाओ, क्या क्या पढ़ा आज हमने, पेज रंग बिरंगा हो गया हमारा। हमने देखा कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, अपनी अपनी ढपली है और अपना अपना राग है, लेकिन एक क्राइटेरिया आपने अगर कुछ निकाला तो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए आप इनकम को एक क्राइटेरिया मान लेते हो। समझना अच्छे से। हाँ, लेकिन कंट्रीज की इनकम कैसे निकालोगे, तो आप कंट्री की पॉपुलेशन की इनकम निकालते हो। अब पॉपुलेशन के हिसाब से जो टोटल पॉपुलेशन की इनकम है उसी को टोटल इनकम ऑफ द कंट्री कहेंगे। लेकिन टोटल इनकम में भी एक पेच है, क्या है कि टोटल इनकम में वो किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां ज्यादा इनकम दिखेगी ही दिखेगी सर। हमारी कंट्री मतलब वही है ना, हम तो खाने वाले ही 2 लोग हैं तो सर हम तो कम ही ऑर्डर करेंगे, ये तो खाने वाले 50 लोग हैं तो बहुत सारा ऑर्डर करेंगे, तो इनका तो बिल ज्यादा आना ही है, वैसा वाला सीन है। तो इसीलिए हमने क्या बोला, चलो 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 रुक जाओ। तो अपन क्या करते हैं, अपन ये कर देते हैं कि पर हेड कितना पैसा लग रहा है उस हिसाब से बजट बनाएंगे। तो वैसे ही कि यहां कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए आप टोटल इनकम का क्राइटेरिया नहीं यूज करते हो, आप एवरेज इनकम का क्राइटेरिया यूज करते हो, जिससे आपको यह पता चलता है कि पर पर्सन क्या इनकम हुई है। ठीक है, एवरेज इनकम मतलब कि पर पर्सन क्या इनकम हुई है। अब एक और चैलेंज आ गया यहाँ पे, क्या कि आपने एवरेज इनकम निकाल तो ली है, लेकिन एवरेज इनकम, अच्छा एवरेज इनकम निकाल लिए और क्या क्राइटेरिया, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है, उसके हिसाब से $66,500 से ऊपर वाले रिच कंट्रीज हो गए, 2,300 से नीचे वाले पुअर कंट्रीज हो गए, या फिर कह सकते हो लो इनकम कंट्रीज हो गए, ये सब कुछ हो गया। अब एवरेज इनकम का है ना अपने आप में क्या है ना एक प्रॉब्लम है, एवरेज इनकम का अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ये मजेदार कहानी मैं आपको बताता हूं कि जो एवरेज इनकम है ना, तो एवरेज इनकम से आप कंट्रीज को जब कंपेयर करोगे तो आपको एवरेज पता चलेगा, रियलिटी नहीं पता चलेगी। फाइन, एवरेज पता चलेगा, रियलिटी नहीं पता चलेगी। कहानी सुनना चाहोगे? एक कहानी सुनाऊं, बताओ, यहां तक समझ में आया? बताइए। एवरेज इनकम से आपको एवरेज पता चलेगा, रियलिटी नहीं। शाम में आज किसकी क्लास है? आज मंडे है ना, आज मैथ्स की क्लास होगी आपकी शायद। हाँ,
हाउ कैन वी डिफाइन डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल? बाबू ये फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हर इंडिविजुअल का अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होता है, अलग अलग नोशन फॉर डेवलपमेंट होता है। बताओ, कहानी सुनोगे? देख देख, कहानी सुनने के नाम पे कुछ हो गए। देखो, एवरेजेस में दिक्कत होती है, और एवरेजेस में क्या दिक्कत होती है वो मैं बताने वाला हूं। अंडर डेवलप्ड मतलब जो अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। चलो तो कहानी सुनो। देखो क्या होता है ना, एक नदी थी भैया, ठीक, मैथ आ जाती थोड़ा सा तो बस डर लगने लगता है। एक नदी थी, अब उस नदी में जैसे क्या हो रहा है ना, उस नदी में एक पापा थे, एक मम्मी थी, एक पापा थे, एक मम्मी थी, एक बड़ू भैया थे और एक छोटू भैया थे। 4 लोगों की फैमिली थी। अब इनको क्या करना था, नदी क्रॉस करके उस तरफ जाना था। नाव वाव कुछ थी नहीं, तो नदी के बीच में से निकल के जाने का इन्होंने तय किया। अब पापा की हाइट थी 6 फीट, मम्मी की हाइट भी थी 6 फीट, बड़ू भैया भी पापा के बराबर आ गए थे, उनकी भी हाइट 6 फीट थी। और जो छोटू भैया थे ना, तो छोटू भैया की हाइट थोड़ी सी कम थी, छोटू भैया की हाइट थी 5 फीट, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इन्होंने ये देखा कि अपने को नदी पार करना है। अब उन्होंने सोचा कि नदी पार करना है, तो नदी कैसे पार करेंगे, चैलेंज था ये अपने आप में। तो उन्होंने अपन एक काम करते हैं कि नदी की डेप्थ देखते हैं और अपनी टोटल हाइट देखते हैं। तो इन्होंने क्या करा, टोटल हाइट निकाली इनकी 6, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 इनकी टोटल हाइट आ गई। टोटल हाइट उन्होंने देखा कि अपन 4 लोग हैं, तो टोटल हाइट अपन एवरेज हाइट निकालना है अपनी, तो 25 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया इन्होंने। तो 25 डिवाइडेड बाय 4 करने पे इनको क्या आया एग्जैक्ट नंबर, रुक जाओ एग्जैक्ट बता, सॉरी 23 डिवाइडेड बाय 4। मैथ्स आता है तब पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली मेरे नंबर छिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये अगर जैसे आप देखें तो 23 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे 5.75 है ना, 5.75 एवरेज आ गया। रुक जाओ, कुछ चेंज करना पड़ेगा, 5.75 आ गया है ना। ये इनकी एवरेज हाइट आ गई, ये इनकी एवरेज हाइट आ गई, चेंज कुछ नहीं करना है। और नदी की इन्होंने डेप्थ नापी, तो नदी की डेप्थ नापने इनको पता चला कि 5.5 फीट की डेप्थ है नदी की, ठीक, समझना, सब कुछ सही है। तो भाई साहब ये फैमिली थी, इनकी ये हाइट थी और इनको नदी पार करके जाना था। तो उन्होंने देखा कि नदी कितनी गहरी है, नदी गहरी है 5.5 फीट, 5.5 फीट मतलब मान लो, ठीक है। और उन्होंने देखा कि अपनी हाइट कितनी है, तो 6, 6, 6 और छोटू भैया की 5 थी, लेकिन उन्होंने छोटू भैया की हाइट को इग्नोर करके एवरेज हाइट निकाल ली कि हर व्यक्ति की एवरेज हाइट कितनी है, 5.75। बस मजे मजे। अब तो उन्होंने बोला कि सब निकल जाएंगे। तो पहले पापा ने बोला, पापा हूं ना मैं, तो पापा पहले निकल गए, पापा इधर पार हो गए। पापा की 6 फीट थी और नदी की हाइट तो 5.5 ही थी, तो पापा निकल गए आराम से, ठीक है। मम्मी भी निकल गई, बड़ू भैया भी निकल गए। छोटू भैया से बोला डरे मत, मैथ्स पे विश्वास रख, मैथ्स मरवा देती है। उन्होंने डरे मत, मैथ्स पे विश्वास रख। और उन्होंने क्या बोला कि तू भी आजा, एवरेज हाइट तो 5.75 निकली और नदी की डेप्थ तो 5.5 ही है। तो छोटू भैया भी मैथ्स के चक्कर में फंस गए, एवरेज के चक्कर में, और नदी में गए। एक्चुअली में छोटू भैया की हाइट 5 फीट ही थी, और जैसे ही छोटू भैया अंदर गए ना, और नदी में डूब गए। रेस्ट इन पीस, जस्टिस चाहिए हमें, मैथ्स ने मरवा दिया छोटू भैया को। इसीलिए तो सोशल पढ़ा रहा हूं दोस्तों मैं, समझे। अब कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया, कहानी से तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि क्या मैथ्स ने मरवा दिया, नहीं, कहानी से तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि एवरेजेस जो होते हैं ना, एवरेजेस आर गुड फॉर कंपैरिजन, समझे। एवरेजेस आर गुड फॉर कंपैरिजन। आपको जब कंपेयर करना है कि हाँ एक कंट्री में अगर 1 लाख इनकम है और 10 लोग हैं, तो सबके 10-10 हज़ार इनकम होगी। लेकिन एक्चुअली में क्या सबकी 10-10 हज़ार इनकम होगी? नहीं। एवरेज निकाल के आप कंपैरिजन कर सकते हो क्या ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति 10 कमाता होगा, लेकिन आपको कंट्री में ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे जो कोई क्या होगा, कोई 50,000 कमा रहा होगा, कोई 2,000 कमा रहा होगा, लेकिन जब आप एवरेज निकालोगे तो सबको 10,000 कह दोगे आप। हमारी कंट्री की एवरेज इनकम मान लो अगर 50,000 निकलती है, तो क्या अंबानी भी 50,000 कमा रहा है और क्या एक रोड पे काम कर रहा व्यक्ति भी 50,000 कमा रहा है? नहीं ना, डिफरेंसेस है उनकी इनकम में, रियलिटी इज डिफरेंट। लेकिन बट द थिंग इज
कि एवरेजेस हाइड द डिस्पैरिटीज। एवरेज जब निकालोगे तो एवरेज के चक्कर में क्या है ना, जो विडंबनाएं, मतलब जो कह सकते हैं ना, विडंबना नहीं कहूंगा, एवरेज के चक्कर में जो डिफरेंसेस है ना, वो डिफरेंसेस कभी शो नहीं होंगे। एवरेजेस में सब एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। जब आप एवरेज से नापोगे तो सब एक जैसे दिखेंगे, समझे? क्लियर हुआ? इसीलिए हम, ठीक है, इसीलिए कौन कौन तो बोल रहा है कि सर आज मैथ्स की क्लास में जाके बताएंगे कि मैथ्स खराब है। ऐसा नहीं है, मैथ्स अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया था बस, ठीक है। तो एवरेज इनकम, अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तुम्हारे लिए। ये क्वेश्चन लिखो आज का होमवर्क क्वेश्चन लिखो। यहाँ पे वही बताया गया है, देखो, व्हाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे हाइड डिस्पैरिटीज, ठीक है। एवरेजेस यूजफुल फॉर कंपैरिजन, लेकिन डिस्पैरिटी हाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जैसे कंट्री ए में इनकम क्या है, किसी की 9,500, किसी की 10,500, किसी की 9,800, किसी की 10,000, किसी की 10,200। टोटल इनकम अगर हम करेंगे तो 9,500, 10,500, 20 और ये 29,800, 29,800 ये मिलाएंगे तो 40 और 10 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे एवरेज इनकम आपको मिल गई 10K। यहाँ तो ठीक है 10,000 एवरेज इनकम बोल रहे हैं और सब 10,000 के आसपास कमा रहे हैं, तो यहाँ तो दिस इज लुकिंग गुड, ठीक है, कि यहाँ तो एवरेज इनकम सही लग रही है कि सब 10,000 के आसपास ही कमा रहे हैं। एवरेज इनकम यहाँ आपका 10,000 ही निकल के आया। लेकिन वही चीज़ अगर आप यहाँ देखोगे कंट्री बी में 500, 500,000, 500, 500,000, 2,000, 2,000 और 48,000, 50,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ भी एवरेज इनकम कितना मिलेगा आपको? यहाँ भी एवरेज इनकम आपको 10,000 ही मिलेगा। बट द रियलिटी इज व्हाट? रियलिटी आप देखोगे कंट्री बी की, तो कंट्री बी में कुछ मेजोरिटी लोग 500 रुपए कमा रहे, एक ही अमीर व्यक्ति है और वो भयंकर सुपर रिच अमीर है, लेकिन एवरेज इनकम में सबको एक ही उस पे नाप दिया। तो एवरेजेस आर गुड फॉर कंपैरिजन बट दे हाइड डिस्पैरिटीज मतलब कि जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को छुपा दिया जाता है। इसीलिए ये लिमिटेशन है एवरेज इनकम की, ठीक है, इसीलिए ये लिमिटेशन है एवरेज इनकम की। तो अगर क्वेश्चन बनाए हम यहाँ पे तो क्वेश्चन यही बनेगा। देखो अभी तक जितना भी पढ़ा उस पर क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। हाँ बाबू, क्या बनेगा कि हाउ डू वी कंपेयर कंट्रीज, थ्रू इनकम, how do we compare countries through income? What is the limitation used by World Bank what is the limitation used by what is the limitation in the criteria used by वर्ल्ड बैंक? तुम कहां से आ गए हो? रेगो व्हाट इज द लिमिटेशन इन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? 5 नंबर है ना। हाँ, तो हाउ डू वी कंपेयर कंट्रीज थ्रू इनकम? एक्सप्लेन एंड व्हाट इज द लिमिटेशन इन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? तो हम कंट्रीज को कैसे यूज करते हैं, कंट्रीज को हम कैसे कंपेयर करते हैं थ्रू इनकम? तो आप टोटल इनकम ऑफ द कंट्री निकालते हो, लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि पॉपुलेशन वेरी करती है, इसलिए आप एवरेज इनकम का इस्तेमाल करते हो। व्हाट इज एवरेज इनकम? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, उससे आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। बट ये जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्राइटेरिया यूज किया जाता है पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम के द्वारा कंट्रीज को कंपेयर करने का, उसमें लिमिटेशन ये है कि एवरेजेस आर गुड फॉर कंपैरिजन, लेकिन वो आपको एक्चुअल रियलिटी नहीं बताएंगे। समझ गए? एवरेजेस आर गुड फॉर कंपैरिजन बट दे हाइड द डिस्पैरिटी। फाइन, दे हाइड द डिस्पैरिटी। समझ में आया? फा कर दो एक बार जल्दी से अगर समझ में आ गया तो। क्लियर है? तो अभी तक जो पूरा टॉपिक पढ़ा उसको आप ऐसे एक पार्ट में समराइज कर सकते हो। अब आते अपन ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है उस बात पे। तो देखो बाबू, ठीक है, दबा के क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से। ये पूरा टॉपिक अपने आप में डेवलपमेंट चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो,
श्रीमती दीप्ति इज रेसिडेंट ऑफ एक्स कंट्री, हर कंट्री इज डेवलप्ड कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज कंट्री, हर कंट्री। ठीक है, तो अब जैसे देखेंगे तो ये कब का क्वेश्चन है, 2026 का, मतलब इस साल का क्वेश्चन है, इस साल का क्वेश्चन है। मैंने सही पेज तो किया ना, हाँ, तो इस साल का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं, श्रीमती दीप्ति के बारे में आपने कहीं नहीं पढ़ा पूरे चैप्टर में, इस तरह से कंटेक्स्ट सेट होगा और कंटेक्स्ट सेट करके क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अगर आप डेवलप्ड कंट्री के रेसिडेंट हो तो आपकी कंट्री में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएंगे। तो अभी तक आपने सिर्फ इनकम ही पढ़ा है, तो आप पर कैपिटा इनकम लगा सकते हो। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट नहीं, ये लो होना चाहिए। लो लिटरेसी रेट नहीं, पढ़े लिखे होना चाहिए। नो अटेंडेंस रेशियो नहीं, लेकिन हाँ पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। तो इसका बी राइट आंसर होगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन मैंने करके दिया, अब एक तुम करोगे। आ जाओ। पर कैपिटा इनकम इज अ क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अभी मैंने बताया ना फैक्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ये देख लो 2025 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आए हैं, पूछे गए हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको। एक पोल दे रहा हूं, पोल में आंसर दे रहा, चैट में आंसर नहीं देना, चीटिंग ना करो। चैट बंद, प्राइवेट ऑन, पोल आएगा आपके पास में। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम के आधार पर जब कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये क्राइटेरिया यूज किया जाता है। ठीक है, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। पोल आया, पोल देखो एक बार, पोल वाले सेक्शन में जाओ, वहां टिप करो तो आपको पोल दिखेगा। पर कैपिटा इनकम किस कंट्री के द्वारा ये क्राइटेरिया यूज किया जाता है। फाइन, देखो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी चैप्टर में पढ़ा ही नहीं आपने। अभी आगे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कंपैरिजन से लेने देना ही नहीं कुछ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को तो पैसा कमाना है। वर्ल्ड बैंक एक ऑप्शन बच रहा है, तो ऑब्वियस है क्या लगाओगे राइट आंसर। वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड बैंक जो है कौन सी रिपोर्ट लाती है, चैट में बताओ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का नाम क्या है, जिस रिपोर्ट में वो इनकम के बेसिस पे कंपेयर करती है कंट्रीज को। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना। और इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो इनकम को एज अ क्राइटेरिया मानती है। डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। लेट मी सी द रिजल्ट। ठीक है, तो कितने परसेंट बच्चों ने क्या दिया है आंसर, कितने परसेंट बच्चों ने क्या दिया है आंसर। 72% बच्चों ने सही आंसर दिया, गुड, अच्छा अटेम्प्ट था। सिद्धार्थ कुमार, सुमित गाबू, स्वास्तिक मीनल, विजुअल, आराध्या, दर्शिका, गौरव, कवलदीप, काव्या, ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने लीडर बोर्ड में टॉप किया है। बहुत बढ़िया, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस क्वेश्चन में अब द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल, ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं एक, चलो पर कैपिटा इनकम का मीनिंग निकालना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए। ये 2026 का क्वेश्चन है, ये 2024 का। देखो हाँ, कंफ्यूज मत होना अगर सोशल साइंस के बारे में तुम्हें मैथ्स दिख जाए, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है थोड़ा सा, तो उस तरीके से पूछा जाएगा कि सपोज द मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली मेंबर इज एज फॉलोज रिस्पेक्टिवली। क्या दी गई मंथली इनकम, 50,000, 40,000, 20,000 और 20,000। तो अब आपको क्या करना है, एवरेज इनकम पता करना है। सिंपल फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम, और मैं एक चीज और बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे अपन चांद सितारे, ठीक है, चांद सितारे फूल और शबनम लगा लो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट को क्वेश्चन मार्क कर लो। कैसे, क्योंकि ये आप देखोगे ना कंटिन्यूसली पूछे गए इस तरह के क्वेश्चन। ये देखो हर साल में। अच्छा, मैंने अभी क्या करा है, हाँ एक चीज बता रहा हूँ, पिछले साल तक मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे लगा देता तो पीडीएफ बहुत बड़ा हो जाता था। तो अब जब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन लगाए नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप 2023 में, 24 में, 25 में, 26 में जो सेट उठाओगे उस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। अब यहाँ पे क्या राइट आंसर आएगा, पोल दूं एक बार और, यार तुम कर ही लोगे, सिंपल है ये तो। ठीक है, तो अगले वाले पे पोल देता हूँ। चलो ये वाला क्या जाएगा, टोटल इनकम कितनी होगी, 50, 40, 90, 90 और 40 कितना हो गया, 90, 40, 1, 30 है ना, 1, 30, 1,30,000 डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी है, 4। ठीक है, तो 1,30,000 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 नहीं 4 से डिवाइड करोगे 30, तो 1 20 में आ गया 30, 32,500, 32,500 है, हाँ 32,500, फाइन 32,500। सी इज द राइट आंसर, करेक्ट, सी इज द राइट आंसर, यस।
समझ गए ना? ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। अब हाउ इज इनकम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन असेंबलिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। हमने एक रूल लिखा था, पहला रूल क्या था कि माथा देखो तिलक लगाओ, जितने नंबर का क्वेश्चन मिनिमम उतने पॉइंट्स हमें लिखने रहते हैं। दूसरा रूल वहीं पे क्या था कि सवाल बहरूपिया होता है। तो सवाल कैसे बहरूपिया होता है? अब जैसे हाउ इज इनकम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन असेसिंग डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, मेंशन द क्लासिफिकेशन डन बाय वर्ल्ड बैंक। तो जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में लिखा है ना, तो वो सेम है, सेम एज दी होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन की तरह ही सेम है ये क्वेश्चन भी। पॉइंट ये है बस आपको पैटर्न पकड़ना है कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, है ना? पैटर्न पकड़ना है। तो इनकम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कैसे हो सकता है इन असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, विथ द मोर इनकम मोर ऑफ द मटेरियलिस्टिक थिंग, और इसी कारण से मोर द कंट्री इज सेड टू बी डेवलप्ड। फाइन। अब ये क्राइटेरिया किसके द्वारा निकाला गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक ने कैसे क्लासिफाई किया है कंट्रीज को? ठीक है, क्लासिफिकेशन डन बाय वर्ल्ड बैंक। तो आप बताओगे टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब इसमें बस क्या करना है? ऐड। इसमें ऐड तुम्हें अगर कुछ करना है तो एडिशन में एक चीज कर देना, वो क्या है कि ऐड दी फैक्ट्स वाला पार्ट, फैक्ट्स वाला पार्ट। होमवर्क क्वेश्चन है बाबू लिखना। एक और रूल लिखो, एक और रूल क्या लिखो अपनी रूल बुक में? 1 क्वेश्चन अ डे कीप्स द एग्जाम फियर अवे। लिख लो जरा फटाफट, 1 क्वेश्चन अ डे कीप्स द एग्जाम फियर अवे। मतलब अगर आप रोज भी एक आंसर लिख रहे हो ना, मैं आज देखो अभी हम अप्रैल में खड़े ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर का क्या आता है, जनवरी फरवरी, ठीक है, और हाँ फरवरी तक में पेपर आ जाते हैं। तो 9 महीने, मैं बहुत कंजर्वेटिव साइड पे 9 महीने बता रहा हूँ, ठीक है, 9 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। मैं बहुत कंजर्वेटिव साइड पे तुम्हें बता रहा हूँ, 9 महीने हैं तुम्हारे पास अभी। अगर तुम 9 महीने सिर्फ एक रूल फॉलो कर रहे हो, और वो एक रूल क्या है कि डेली आंसर्स लिख रहे हो, तो बिलीव मी यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस, यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन योर मार्क्स। हर चीज़ में आपको एक बड़ा बदलाव महसूस होगा। बस लिखते रहना, लिखना बंद मत करना, ठीक है? हर दिन एक आंसर लिखना है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये भी वही क्वेश्चन है, मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा आपको, भर भर के दूंगा। अब आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन समझा कि क्लासिफिकेशन वर्ल्ड बैंक कैसे करता, तुमने एक चीज नहीं पूछ ली बस कि वर्ल्ड बैंक के वो क्लासिफिकेशंस बता दो। 66,500 यूएस डॉलर से ऊपर तो रिच कंट्री, ठीक है, 2,300 यूएस डॉलर से नीचे तो लो इनकम कंट्री, वैसा वो क्लासिफिकेशन और लिख देना, है ना? चलो आगे बढ़े। Why is income considered most important for comparing countries? Explain. More income. सेम ही है, बस सवाल शब्द बदल गए। More income, more materialistic things, ठीक है, बेटर पोजीशन में होंगे लोग, तो वैसा वो वाला सिचुएशन रहेगा। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, नंबर्स और लिखवा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में आया होगा, है ना? वो एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट में हाइड डिस्पैरिटी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट। इसको 5 नंबर में लिखो, एक अच्छे आर्ग्यूमेंट के साथ लिखना। 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप क्या है, छोटे भैया वाली कहानी मत लिख के आ जाना। अब इसमें क्या करना कि पहले कंटेक्स्ट सेट करना। कैसे कंटेक्स्ट सेट करोगे? तो आप बताओगे कि एवरेजेस आर गुड फॉर कंपैरिजन बट इट हाइड्स डिस्पैरिटी बिकॉज एवरेज इनकम से आपको कंट्री की एक्चुअल रियलिटी नहीं पता लगती, आपको एवरेज इनकम से ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति क्या कमा सकता है वो बताया जाता है, ठीक है? कंटेक्स्ट सेट करना, फिर क्या करना, एग्जाम्पल देना। तो एग्जाम्पल में आप क्या करोगे, एग्जाम्पल में बाकायदा वो बनाना, एक टेबल बनाना, जैसे इसमें आप बताओगे कंट्री ए, फिर दूसरा बताओगे कंट्री बी, कंट्री ए, कंट्री बी करके वो पूरा गणित करना, फिर इसका नरेशन देना। इसका नरेशन मतलब क्या है? नरेशन मतलब इसको एक्सप्लेन करना इसको कि कैसे कंट्री ए में एवरेज इनकम सबकी बराबर आ रही है और रियल इनकम भी वैसी है, लेकिन कंट्री बी में एवरेज इनकम तो सबकी बराबर आ रही है बट ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट। समझ गए? आंसर्स लिखना। कल आपकी सोशल साइंस की क्लास नहीं है, कल 5 बजे आपकी साइंस की क्लास और मैथ्स की क्लास है 8 बजे, है ना? तो कल अगर सोशल साइंस की क्लास नहीं है तो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन आज ही देके जा रहा हूं, इसका आंसर लिखना। फिर क्या है, अब आ गए अपन दूसरे टॉपिक पे, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब यहां से चैप्टर थोड़ा मोड़ लेगा। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, ध्यान है क्या पढ़ी थी? एक चीज कि इनकम इज नॉट द ओनली एट्रीब्यूट, कि सिर्फ पैसे से आप कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो यहां जैसे हमने देखा ना, इंडिविजुअल
देखो चैप्टर को अगर आपको समझना तो चैप्टर दो ब्रॉड थीम में चल रहा है। पहले आपको इंडिविजुअल्स के बारे में बताया गया है, कैसे इंडिविजुअल के डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होते हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल के डेवलपमेंटल गोल में इनकम तो एक चीज़ होती है, लेकिन सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंटल गोल नहीं होता है। आप इनकम के अलावा दूसरे एस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, फ्रीडम, ये सब भी देखते हैं, है ना। तो ये सारे एस्पेक्ट भी देखते हो। एट द सेम टाइम आप जैसे देखोगे तो इंडिविजुअल से ही कंट्री बना है, तो हमने देखा कि कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, लेकिन सिर्फ इनकम ही एक क्राइटेरिया होता है क्या? नहीं, इनकम के अलावा भी दूसरे क्राइटेरिया हो सकते हैं, और उसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे दो टेबल दिए गए हैं। अब सुनो मेरी बात, एक बार चांद सितारे फूल शबनम लगा के एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। चांद सितारे फूल और शबनम, ये क्या है? ये मतलब इंपॉर्टेंस को दर्शाता है, ठीक है, कि 1 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम टेबल। ये जो टेबल है एक चैप्टर में, फाइन। इसके बाद में आगे देखोगे ये जो टेबल है चैप्टर में 2, ये जो टेबल है चैप्टर में 3, ठीक है। तो एक चीज तय है, क्या है एक चीज तय कि टेबल से, ये जो टेबल्स बने हुए हैं, इन टेबल से एक क्वेश्चन 1 नंबर का पक्का आएगा। मैं 9-10 महीने पहले बता रहा हूं तुम्हें, हाँ 9-10 महीने पहले बता रहा हूं कि टेबल्स वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट से जो बोल सकते ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन आना पक्का है, तय है। समझ गए ना? समझे? हाँ, आता ही आता है। तो हमें क्या करना है, हमें बस यही ध्यान रखना है कि इनकम मतलब ये जो टॉपिक है, तो इस टॉपिक में जैसे टेबल बताएगा तो टेबल्स का नरेशन समझ में आना चाहिए। और मैं आज अगेन, जैसा पिछली क्लास में मैंने आपको सिर्फ एक हेड खोल के दिया था, तो वैसे ही एक हेड ओपन करके दे रहा हूं कि ये टॉपिक है क्या। तो आप सिर्फ इनकम 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 करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ पैसा कमा लेने से कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट डेवलप नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे स्टेट्स के कंपैरिजन बताए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स के कंपैरिजन बताए गए हैं। कैसे स्टेट्स के कंपैरिजन बताए गए हैं तो समझो बाबू, यहाँ पे स्टेट्स के कंपैरिजन बताए गए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये स्टेट्स हैं, केरला, हरियाणा और बिहार। तो हरियाणा में पर कैपिटा इनकम 3,25,000 रुपए है एवरेज, ऑन एन एवरेज इतना कमा रहा हर व्यक्ति साल में। केरला में एवरेज इनकम है 2,81,000। बिहार जैसे राज्य में हर व्यक्ति ऑन एन एवरेज जो कमा रहा है वो 60,000 रुपए ही कमा रहा है साल का, ठीक है। तो ये एवरेज इनकम तो आपको पता चल गई कि यहाँ पे ये एवरेज इनकम है। लेकिन अब अगर यही आप देखोगे क्या कि हरियाणा में भले ही पैसा ज़्यादा कमा रहा हो, ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति हरियाणा में पैसा ज़्यादा कमा रहा है। हरियाणा में देखो क्या है, पैसा ज़्यादा कमा रहा है, हमने देखा था 3 लाख रुपए कुछ था। लेकिन हरियाणा में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हर 1000 में से 28 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। पैसे का क्या करोगे, अचार डालोगे जब बच्चों की मृत्यु हो रही तो। लेकिन केरला हरियाणा से भले ही पैसा कम कमा रहा हो, लेकिन केरला में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सिर्फ 6 है, सिर्फ 6 ही बच्चों की मृत्यु होती है। मतलब ऐसा नहीं कि 6 ही मरे बस, नंबर ये भी कंसर्निंग है। लेकिन आप देखोगे तो डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ व्यक्ति पैसा कम कमा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेल्थ स्टेटस बढ़िया है। तो इनकम ही सिर्फ एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है, इनकम के अलावा आप हेल्थ को भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मानते हो, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए तो हरियाणा में लिटरेसी रेट 82% ही है, पैसा ज़्यादा है लेकिन सर, पर केरला में पैसा कम होने के बावजूद भी क्या लिटरेसी रेट 94% है। तो यहाँ हेल्थ अच्छी है डिस्पाइट द फैक्ट कि पैसा कम है, यहाँ एजुकेशन अच्छी है डिस्पाइट द फैक्ट कि पैसा कम है, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो, ये भी एजुकेशन को दर्शाता है, नेट अटेंडेंस रेशियो कि 14 से 15 की एज ग्रुप, 15 से 17 की एज ग्रुप में आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, मैं कल जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो कल सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ कंटेक्स्ट ले लो। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि नेट अटेंडेंस रेशियो की अगर बात की जाए तो 100% बच्चे जो 15 से 17 साल की एज ग्रुप में हैं, उसमें से कितने परसेंट बच्चे स्कूल जा रहे हैं? तो केरला में 94%। मान लो अगर केरला में 100 बच्चे हो, मान लो 15 से 17 की एज ग्रुप के, तो 100 में से 94 स्कूल जाते हैं। लेकिन हरियाणा में 100 में से मात्र 73 ही स्कूल जाते हैं। क्या कीजिएगा इतने पैसे का हरियाणा, समझ में आया? तो वो वाली दिक्कत यहाँ पे आपको क्लियरली हाईलाइट हो रही है कि सिर्फ पैसा ही एकमात्र एट्रीब्यूट नहीं है ओवरऑल डेवलपमेंट का, ओवरऑल खुशी का। उसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही हम क्या करेंगे कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे, समझ गए? यही हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है और एग्जाम में इससे। चलो, आप कोई डाउट, समस्या, पीड़ा, परेशानी हो तो बताओ। समझ में आया आज का टॉपिक? आज का मतलब मेन हमने इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन वाला एस्पेक्ट देखा है। हाउ डू कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो इनकम के बेसिस पे हम कैसे कंट्रीज को कंपेयर करते हैं वो वाला एस्पेक्ट अपन ने देख लिया। पानी नहीं पीने दी हाथ तुमने मुझे। मैंने कल क्या बताया था पिछली क्लास में, मतलब कि गर्मियों में हाइड्रेटेड रहना है।
पानी पीते रहा करो, मुझे भी याद दिलाया करो, तुम भी पिया करो। बताओ कोई डाउट? मॉड्यूल्स का क्या सिस्टम है? देखो मैथ्स का आपका डीपीपी चलता है, डेली का, ठीक है, जहां न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं वहां डेली हो जाते हैं। मैं आपको डेली के होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। हमने आज रूल नंबर 3 लिखा है, 1 क्वेश्चन अ डे कीप्स द एग्जाम फियर अवे। एक आंसर डेली लिखना ही है। आज मैंने 2-3 आंसर दे दिए आपको, तो आंसर लिखते रहना है। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा यू विल गेट अ WPP, वीकली प्रैक्टिस पेपर, मतलब वो चैप्टर पर बेस्ड रहेगी। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर का टेस्ट पेपर आएगा, टेस्ट पेपर और नोट्स। एट्रीब्यूट मतलब क्या है कि क्राइटेरिया को एट्रीब्यूट कहा जाएगा, सिनोनिम से, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट बता दो, मतलब कि कंट्री के डेवलपमेंट को आप कैसे देखोगे। तो जैसे इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट का डेफिनेशन अलग अलग होता है, तो कंट्री का भी डेवलपमेंट का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। लेकिन आप कुछ तो आधार तय करोगे ना, जिस आधार पर आप कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे, तो वो होता है मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल। तो मैक्सिमम पीपल का जिस चीज में भला हो जाएगा उसी को हम कंट्री का डेवलपमेंट का आधार मान लेंगे, ठीक है। चलो, मेरी बुक में टेबल्स और फैक्ट डिफरेंट हैं। मेरी बुक लेटेस्ट बुक है 2026-27 की, तो पुरानी बुक्स में डेटा अलग हो सकता है। दिस इज़ द लेटेस्ट प्रिंटेड एडिशन, तो आप अपनी बुक में वहीं के वहीं चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT का लेटेस्ट वर्जन जो है मैंने NCERT की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो मैं यहाँ जो दिखा रहा हूँ डेटा वो चेंज कर लेना पेन पेंसिल से, ठीक है। नोट्स दे दूंगा इसके, तो नोट्स से कर लेना। क्लियर है? समझ गए? बुक में डिफरेंस सिर्फ इसीलिए आ रहा है आपके पास पुराने एडिशन होंगे बुक के। नोट्स कैसे बनाना है, तो क्लास में मैंने बताया था डे 1 पे ही कि पेंसिल और NCERT बुक लेकर बैठना। मैं बताते जा रहा हूं, वहां जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखते चलना, अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ कुछ लिखते चलना। लास्ट में मैं इसका एक कह सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड करते चलूंगा। बट इंपॉर्टेंट इनकी जब हम NCERT की एक एक लाइन से पढ़ रहे हैं तो आप भी वहां पे सेल्फ नोट्स बनाते चलो, ठीक है। आई टोल्ड यू टू ड्रिंक वाटर, हा 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 ही इन माई माइंड। हंसना था ये जोक पे, ही। क्लियर है? एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो आपको यह पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है एक व्यक्ति। कंटेक्स्ट सेटिंग का मतलब यह है कि वो पहले आपको बताना चाह रहे कि हम हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। तो कंपैरिजन मतलब वो माहौल बना रहे कुल मिला के। हिंदी में अगर समझाओ तो वहां लिख लो कंटेक्स्ट सेटिंग के बारे में माहौल बनाया है चैप्टर के टॉपिक के बारे में। एवरेज इनकम के अलावा कोई क्राइटेरिया है कंट्रीज को कंपेयर करने का? तो यस, वही तो अपन पढ़ेंगे कि इनकम के अलावा भी दूसरे क्राइटेरिया है। जैसे आप देखोगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो आगे आएगा, ठीक है। तो इनकम के अलावा भी, क्योंकि इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, ठीक है। इनकम इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, तो इनकम के अलावा भी दूसरे एट्रीब्यूट है जिसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो रैप अप कर दें क्या? अब कल SST वाली क्लास की जगह आपकी साइंस वाली क्लास है, बस इतना है। कल कहीं जाना है यार, समझाओ जरा, ठीक है। तो कल मैं छुट्टी पे हूँ, इसके लिए कल SST की क्लास नहीं होगी। बाकी मैंने इसीलिए आपकी एक क्लास अभी ले ली थी कल परसों, मैथ्स वाली क्लास की जगह। मैंने बोला शोभित निर्वाण तुम्हारी क्लास लाओ मुझे दो, ठीक है। तो विल मैनेज इट अकॉर्डिंगली। परसों होगी अपनी, तो परसों इसके आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है बाबू। होमवर्क क्वेश्चन कर लेना तुम जब तक। चलो, तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। लाओ तो प्यार से गुलगुलू कर दे और आज की क्लास को यहीं समाप्त किया जाए। बाय बाय, टेक केयर। 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास है, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय।